एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के जो चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं उसको लेके काफ़ी बवाल मच रहा है। पीछे जो हमारे राजा हुआ करते थे, उन लोगों की रानियाँ सहभागिता लेती थी चीज़ों में। लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो रानियाँ कहीं पर्दे में दूर झरोखे से देखती हुई दिखाई देती थी। मुगलों के शासन काल में रानियों का, उनकी बेगमों का कोई योगदान नहीं था। यहाँ पर वीमन एम्पावरमेंट की बात या वीमन ग्लोरी की बात बिल्कुल बेकार की बात है। तो हमारे जो हिंदू राजा थे उनकी भी कुछ रानियाँ तो हुआ ही करती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही रानी होती थी। कि इनके लिए स्त्री या औरत का मतलब मनुष्य था ही नहीं, बर्बर थे। इनके लिए केवल लूट मार और इनकी जो फिजिकल नेसेसिटीज थी उनकी पूर्ति होती रह रही। इसके अलावा उनके पास न कोई कल्चर थी न कोई। अब वो लोग तो चले गए यहाँ से, उसके बाद में भी ये पितृसत्तात्मकता गई क्यों नहीं? और आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि मुगल काल की जो चीजें थी इस तरीके से कॉन्टिन्यूस हैं। मुगल आजम से सलीम और अनारकली का प्रेम बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया गया। अनारकली का वास्तविक नाम था नादिरा बेगम। ओह, अनारकली थी धीरे धीरे सलीम की तरफ खिंचती गई, सलीम भी धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता गया और उन दोनों के बीच में कोई प्रेम का रिश्ता नहीं बल्कि सौतेली माँ थी जो अनारकली थी। जो अकबर था पहले दर्जे का कामुक व्यक्ति था कि जिस जहांगीर और नूरजहां को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहांगीर नूरजहां आपस में पति पत्नी भी थे, आपस में समधी समधिन भी थे। तो ये मुगल लोग यहाँ पे आके कैसे हमारे पे शासन करना इन्होंने कैसे शुरू कर दिया, कैसे इतना प्रभावी होगा? बाबर को दिल्ली बुलाने का, दिल्ली निमंत्रित करने का जो क्रेडिट है वो दौलत शाह लोधी को जाता है। लेकिन सर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अब जो नई शासन काल जिसका चल रहा है उससे प्रभावित होके आजकल ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया है। तो राखी के बारे में लोगों ने ये कहा कि भाई इसकी शुरुआत तो मुगल काल से हुई है। हाँ बिल्कुल। कि वो जो है कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। कितनी झूठ बात है। क्या ये चेंजेस पहले कभी नहीं किए जाने चाहिए थे? इतने सालों बाद ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? तो नई व्यवस्थाएं तो तभी बनेगी ना जब पहले की व्यवस्थाएं उनको आप क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्या उन्होंने सिर्फ आक्रामकता फैलाई या हमारे देश को समृद्ध भी बनाया? मंदिरों को लूटा। अरे तो इस लिहाज से, इस तर्क से तो हम जितने भी चोर लुटेरे हैं उन सबको निर्माता क्यों नहीं घोषित कर देते? किस तरीके की लूट उन्होंने की? क्योंकि वो यहाँ पे बस गए थे। आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने जो भारत के मंदिरों में पैसे थे उन पैसों से लेकर जजिया लगाकर। सर अकबर की बात आई है तो मेरे को फिल्म जोधा अकबर याद आ जाती है। क्या है जोधा और अकबर की कहानी? ये सब फिल्म वालों की देन है। फिल्म वाले कहीं से भी कुछ भी उठा के ला कुछ देते भी हैं। नाम लेकर के लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो इन लोगों को क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया और उन लोगों के बारे में इतना ज्यादा बातें क्यों नहीं हुई? तो उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वो एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो नई व्यवस्था के लिए उनके लिए सबसे सुटेबल यही है कि वो मुगलों को हाईलाइट करें। कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं, वो सारे के सारे भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसको अस्वीकार करते हैं। तो क्या लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब चीजों के लिए हम किसको क्रेडिट देंगे? कि जो आगरे का किला है ना वो थोड़ा पहले से बना हुआ था। वो अलाउद्दीन खिलजी के पहले से बना था और उसके पिताजी ने उसको तोड़ फोड़ करके एक नया रूप दिया। तो फिर वो कहानी भी याद आ जाती है, उसको भी हम प्रेम का प्रतीक कहते हैं, लेकिन कहानियां उसके पीछे बहुत सारी सुनाई देती हैं। क्या असली कहानी है उसके पीछे? अगर शाहजहां के बारे में मैं बात करूँ ना, उसके जो प्रसंग हैं, मतलब उसको मुझसे कहा भी नहीं जाता कि उसके तो अपनी ही बेटी के साथ संबंध है। अब आप सोचिए वो व्यक्ति क्या किसी से प्रेम करे। तो ये 7 अजूबों में कहाँ से आ जाता है ताजमहल? क्या है ताजमहल में? आप जाकर के देखिए क्या है ताजमहल में? कुछ नहीं है। ताजमहल से बेहतर अगर आप कुछ देखना है तो आप बृहदेश्वर का मंदिर देखिए जो बिना फाउंडेशन के 1000 साल से खड़ा हुआ है। कि कुर्ता पजामा जो आज की डेट में लोग पहन रहे हैं वो भी मुगलों की देन थी, उस दौरान से ये चीज आई। तो क्या सच है? जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको मिटाने पर तुले हैं। औरंगजेब डिवोट रूलर या रिलीजियस टायरेंट? जाहिल था।